सबसे बड़ी और अहम खबर जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में छाई हुई है, इंटरनेशनली बहुत ज्यादा इसको हाइप दी हुई है और तहरीक इंसाफ को ऐसा लगता है कि उन्हें एक बार फिर नए अब्बू मिल गए हैं, ये कहा जा रहा है। अच्छा, वो नए अब्बू का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रंप इंतजामिया से इन्हें बहुत तवक्कुआत थी, इमरान खान को और इमरान खान की जमात को। ट्रंप इंतजामिया से यह मुकम्मल तवक्को थी कि 20 जनवरी को जैसे ही ट्रंप हल्फ उठाएंगे वैसे ही पाकिस्तान के अंदर पता नहीं क्या धड़न तख्ता हो जाएगा। और इस धड़न तख्ते की सबसे बड़ी वजह उन्होंने ये कही थी कि ट्रंप आएगा, एक ट्वीट करेगा और खान की रिहाई हो जाएगी। लेकिन 20 जनवरी से लेकर आज जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं 26 मार्च है, 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका, मगर ट्रंप की जबान से इमरान खान या फिर पाकिस्तान के हवाले से सिर्फ एक बार लफ्ज निकले, और वो भी क्या निकले कि जब उसने पाकिस्तान में गिरफ्तारी पर शुक्रिया अदा किया मोहम्मद शरीफ उर्फ जाफर की गिरफ्तारी पर। उसके बाद ट्रंप इंतजामिया हर हफ्ते, बल्कि आप यूं समझिए हर दूसरे दिन उनकी प्रेस ब्रीफिंग होती है। उस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर भी मुसलसल इमरान खान का सवाल जब पूछा जा रहा था तो उस सवाल का जवाब ही नहीं दिया जा रहा था। यहां तक कि महकमा खारजा के तर्जुमान टैमी ब्रॉस ने तो वाज़े तौर पर कह दिया कि भाई हम किसी के मामला में मुदाखलत नहीं करते। लेकिन जब किसी के मामले में मुदाखलत ना करने की बात हो तो फिर एक खबर ने अब पिछले दिनों क्यों इतनी हाइप पकड़ी हुई है, और यह खबर 24 मार्च से लेकर आज तक 2 दिनों से बड़ी छाई हुई है। और वो खबर क्या है? और वो खबर यह है कि 2 सेनेटर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान एक बिल कांग्रेस में पेश किया, और वो बिल क्या पेश किया है उसमें जो 2 लोग हैं उन दोनों लोगों के बारे में पहले जरा सा जानते हैं। और वो बिल ये है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत यानी कि बराह रास्त उन्होंने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को का जिक्र किया है, और इस बिल का नाम उन्होंने दिया है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उसमें शहबाज शरीफ, उसमें तमाम लोग शामिल हैं, उन सब पर पाबंदी लगाने की बात की है अमेरिका में दाखिले पर। लेकिन इस बिल की हैसियत क्या है कि यह बिल वाकई में इतना ताकतवर है कि वो पाबंदी लगा सकता है या नहीं लगा सकता है? इसके लिए हम पाकिस्तानी मीडिया पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि हम इस इंटरनेशनल मीडिया से चीजें अक्स करेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त इस खबर को कैसे देख रहा है और उनकी नजर में क्या यह मुमकिनात में से है या नहीं है। मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इसे हम लोकल मीडिया पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि लोकल मीडिया हो सकता है किसी के दबाव का शिकार हो, लोकल मीडिया हो सकता है कि कोई प्रेशर में। हम इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल लोगों से गुफ्तगू करेंगे कि उनके बारे में उनकी राय क्या है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो 2 लोगों ने बिल पेश किया, ये 2 बिल है कौन से। एक है इसमें रिपब्लिकन पार्टी के जो विल्सन को अगर आप जरा सा उनकी टाइमलाइन पर गौर कीजिए तो यह कहा जाता है कि जो विल्सन बाकायदा पाकिस्तान की तहरीके इंसाफ के लिए लॉबिंग करते हैं। और वो लॉबिंग करने का मतलब यह है कि अमेरिका के अंदर यह बड़ा मशहूर है कि आप लॉबिस्ट हायर कर सकते हैं, कि यानी कि आप किसी को मंथली तनख्वाह पर या कुछ कमीशन पर आप उसे रखते हैं, और रखने के बाद बाकायदा वो आपके लिए कैंपेन करता है। जो विल्सन का नाम भी उसी फहरिस्त में दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो विल्सन को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एज अ लॉबिस्ट हायर किया हुआ है। यह मैं नहीं कह रहा, बल्कि अगर आप बीबीसी को देखें, हम क्योंकि लोकल प्लेटफॉर्म पर बात नहीं करेंगे, हम उन प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे कि जो दबाव में ना हो, जिसको दबाव का मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो मिसाल के तौर पर यह कहा सकता है कि पाकिस्तान के मीडिया में बड़ा एस्टैब्लिशमेंट का होल्ड है, असर रसूख है, तो शायद वहां से खबर आ रही हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी दुरुस्त तज्जिया होगा वो हम इंटरनेशनल मीडिया से उठाएंगे। तो जो विल्सन पर यह शक जाहिर किया जाता है, खुद बीबीसी इस बात पर शक का इज़हार करता है कि वो बाकायदा लॉबिस्ट हैं तहरीके इंसाफ के। जो विल्सन की अगर आप टाइमलाइन को एक्स पर जाकर, ट्विटर पर जाकर अगर आप उनकी टाइमलाइन को गौर से देखें तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि पिछले 1 साल 2 साल के अंदर अंदर वो मुसलसल इस बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, और उनको जो मेन फॉलो कर रहा है वो है जुल्फी बुखारी साहब। जुल्फी बुखारी तहरीक इंसाफ का बड़ा नाम तस्वुर किया जाता है और कहा जाता है कि वो उसके साथ कहीं ना कहीं पर अटैच है। ये बिल भी जब पेश किया गया है तो उसमें, ये बिल की कॉपी मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये जो बिल आपके सामने रखा गया है, इस बिल के अंदर भी जैसे ही ये ट्विटर पर आया, जैसे ही ट्विटर पर आया और इसे जानबूझ के ट्विटर पर लॉन्च किया गया, जैसे ही ट्विटर पर लॉन्च होता है वैसे ही जुल्फी बुखारी कहते हैं कि जनाब हम इमरान खान की लिए बिल्कुल कोशिश करते रहेंगे। तो जो विल्सन के साथ इनका बड़ा करीबी ताल्लुक तस्वुर किया जाता है, इसलिए इसी तरीके से जो विल्सन का ताल्लुक ट्रंप के साथ भी बड़ा करीब कहा जाता है। तो क्या ट्रंप के साथ करीबी ताल्लुक होने पर और उसके साथ साथ इनके साथ ताल्लुक होने पर, यानी कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक होने पर, क्या ट्रंप और कांग्रेस इसके अंदर इस बिल को पास किया जा सकता है? इस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले हम जरा सा बायोडेटा देख लेते हैं। दूसरा, इनकी कोशिशें हमेशा से इस तरीके से रही है, जहां एक्स पर ये मुसलसल करते रहे, वहीं पर पिछले दिनों इन्होंने रिपब्लिकन स्टडी कमेटी है कि उसके सरबराह हैं ऑगस्ट के साथ मिलकर इन्होंने पिछले दिनों अमेरिकी वजीर खारजा मार्को को भी एक खत लिखा और उसमें कहा कि मार्को पाकिस्तान की इंतजामिया के साथ मिलकर इमरान खान की रिहाई के लिए गुफ्तगू करे। तो इसका मतलब आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि ये पूरी एक लॉबिंग थी, और इसी लॉबिंग का एक और हिस्सा डेमोक्रेट के एक जेम्स भी है। इस जेम्स ने भी इस बिल को
दिया है। ये दोनों वो अशखास हैं कि जो मुसलसल लॉबिंग कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको इस बारे में ये नहीं बता रहा कि हम इस बात पे नहीं जा रहे कि भाई वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, अब इस बिल में है क्या? इस बिल में ये है कि जनाब पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है और पाकिस्तान ने इमरान खान को बंद किया हुआ है, वहां इंसानी हुकूक की सूरत हाल दुरुस्त नहीं है और इस हवाले से पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, जरा लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, और पाकिस्तान की सियासी क़यादत पर 1 माह के लिए अमरीकी वीजे पर पाबंदी आयद की जाए और उस सूरत हाल में उन पर पाबंदी हटाई जाए जब तक वो इमरान खान को रिहा नहीं कर देते। तो दरहकीकत उनकी नजर में बलोचिस्तान की सिचुएशन, केपीके के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ नहीं है। इनके अंदर जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन ये है कि इमरान खान की रिहाई की जाए। अच्छा, इस बिल के ड्राफ्ट से ये बात ज्यादा वाज़ेह हो रही है, जो बीबीसी का मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि जनाब ये एक लॉबिस्ट का खेल है। अब उसमें ज़ाहिर अस्करी क़यादत की बात हो रही है, तो ज़ाहिर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर पाबंदी की बात हो रही है। तो दरहकीकत तहरीक इंसाफ यहां पर हदफ कर रही है। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जितने भी फॉरेन अकाउंट्स हैं, वो तमाम के तमाम इस बात को इस तरीके से चला रहे हैं कि बहुत ज्यादा तब्दीलियां रोनुमा हो गई और अब जल्द देखिएगा बिल पास होगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर पाबंदी होगी और फिर यकीनी तौर पर खान को रिहा करना पड़ जाएगा। क्या यह मुमकिनात में से है या नहीं है? दरहकीकत हम इसकी पूरी तफसीलात आपको इस सेंस में बताना चाहते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है। बिल्कुल, इस खबर के आने से एक दबाव की कैफियत तो होती है और उस दबाव की कैफियत में यकीनी तौर पर क्या यह दबाव इस कदर शदीद है कि इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ कोई बुरा सलूक किया जा सकता है, पाकिस्तान के साथ कोई मामला किए जा सकते हैं और पाकिस्तान में यहां पर इतना प्रेशर डेवलप हो जाए अमेरिका का कि जनाब फौरन कहें खान को रिहा करो और खान रिहा होकर आ जाए। क्या ये मुमकिनात में से? हम बिल्कुल उस हकीकी रिपोर्ट की तरफ जाएंगे कि जो सच पर मबनी हो, किसी को खुश करने वाली रिपोर्ट ना हो। अब आइए इस सूरत हाल को देखिए। दूसरी तरफ आज ही एक और बड़ी खबर आई जिसको फिर तहरीक इंसाफ का मीडिया इस तरीके से जाहिर कर रहा है कि देखिए ये भी उसी का असर है। अमेरिका ने पूरी दुनिया की 70 कंपनीज पर पाबंदी लगाई है। उन 70 कंपनीज में से 42 कंपनीज चीन की है और दूसरे नंबर पर 19 कंपनीज जो है वो पाकिस्तान की है और उसके बाद सेनेगल और दीगर कई मुल्कों की कंपनीज है। अच्छा, वाज़ेह तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान और चीन के साथ ये पाबंदियों का सिलसिला कोई नया नहीं है। ये वक्तन वक्तन खुद खान के दौर में भी आता रहा, दीगर भी आता रहा और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम और दीगर पर कई बार अमेरिका की तरफ से इस तरह की पाबंदियों का सिलसिला रहा है। तो इसका तसलसल उसके साथ नहीं है जो खान के साथ हो, लेकिन खान के साथ इस तसलसल को जोड़ा जा रहा है। अब आते हैं कि क्या इससे वाकई में पाबंदी लग सकती है। हुकूमती पॉलिसी क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इस वक्त अमेरिका की हुकूमत ये चाहती है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को या पाकिस्तान की इस वक्त हुक्मरान सियासी क़यादत को किसी तौर पर भी टफ टाइम दे और टफ टाइम देकर वो वहां से चीज़ों को निकाल सके। हम ज़मीनी हक़ाइक़ पर बात करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं IMF ने पाकिस्तान के $1 अरब के कर्ज की मंजूरी दी है और अब जब IMF कभी भी किसी की मर्जी के बगैर काम नहीं करता और खासतौर पर अमेरिका की जब पॉलिटिकल प्रेशर हो तो वो कभी भी पाकिस्तान को आसान मौका नहीं दे सकता। एक तरफ अमेरिकी सदर की तारीफ, दूसरी तरफ अमेरिकी तर्जुमान खारजा का वाज़ेह तौर पर इमरान खान को मौक़िफ़ ना देना और तीसरा नुक्ता यह है कि IMF की तरफ से रिलीज होना पाकिस्तान के फंड को यह इशारा दे रहा है कि पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी क़यादत या पाकिस्तान की सियासी क़यादत से वो खतरात अमेरिका को या अमेरिका से वो खतरात नहीं है कि जिसके बारे में हम समझे कि जनाब अब वो खान के लिए दबाव क्रिएट हो सकता है। क्या यह बिल पास हो सकता है? अब आइए हम बीबीसी पे चलते हैं, बीबीसी और दीगर रिपोर्ट्स पर चलते हैं। बीबीसी इस बारे में यह बात कोट करता है वाज़ेह तौर पर कि इसका कोई भी बड़ा फर्क नहीं होगा। आमतौर पर इस तरह के बिल मुख्तलिफ लॉबिस्ट पेश करते हैं, लॉबिस्ट का मतलब जो लॉबिंग कर रहा होता है उनके लिए वो लॉबिस्ट पेश करते हैं, लेकिन ये उस वक्त ज़्यादा पावरफुल होता है कि जब हुकूमत इस बारे में या जो अमेरिकी सदर है वो इस बारे में कोई पॉलिसी वाज़ेह कर रहे हो। अब इस वक्त मौजूदा हालात में ये पॉलिसी होना इम्कान नहीं है। ये सिर्फ मीडिया ग्रैपिंग तो हो सकता है, लेकिन ये लॉबिस्ट इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका की जो क़यादतें हैं उनके दरमियान या रियासतों के दरमियान कोई बड़ा फ़र्क हो सके। क्योंकि अभी जो बलूचिस्तान की सूरत हाल चल रही है या केपीके की जो सूरत हाल चल रही है उसमें जो अमरीकी मौक़िफ़ है वो पाकिस्तानी मौक़िफ़ के बिल्कुल बहुत ज़्यादा करीब तस्वुर किया जाता है। अब इस सारी सूरत हाल में ये एक दबाव बढ़ाने की टैक्टिक्स तो हैं, लेकिन इस दबाव बढ़ाने की टैक्टिक्स पे कोई इंप्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आता। इसकी बुनियाद, इसकी नोयत बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस तरह 1 महीने पहले इन्होंने बाकायदा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को यानी कि जो मार्को रूबियो को ख़त लिखा था, जनाब आप इस हवाले से गुफ्तगू करें, लेकिन कोई गुफ्तगू नहीं हो सकी, यहाँ तक कि उनका तर्जुमान भी इस पर गुफ्तगू करने से इज्तनाब बरतता है। पाकिस्तान इस वक्त ट्रंप की पॉलिसी में जो दूर दूर तक नहीं, अलबत्ता पेंटागन के हवाले से बड़ा सरगर्म है कि जिसमें पाकिस्तान की कुछ कंपनीज पर पाबंदी लगाने की गुफ्तगू हुई है, मगर ये इतनी सीरियस नोयत नहीं है कि जिसे परखाया सके।
नतीजा ये निकलता है कि ये दबाव तो हो सकता है, लेकिन ये दबाव इतना शदीद नहीं है कि खान के लिए कोई बहुत बड़ी मूवमेंट या उस पर बात की जा सके, या पाकिस्तान की अस्करी या पाकिस्तान की सियासी क़यादत पर पाबंदी आयद की सके। ये इस वक्त की मैं इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन हकीकत इस वक्त इस जगह पर खड़ी हुई है। अगले 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के अंदर जो स्टेटस होगा वो एक अलग बात है। हाँ, आपकी तवक्कुआत हो सकती है कि खान को रिहा किया जाए, फौरन रिहा किया जाए, सारे मामला हो रहे हैं, लेकिन जितना ज्यादा वक्त गुजरता जा रहा है, उस गुजरते वक्त के साथ साथ खान के मामला में जो दूरी है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। और अब ये फासला, आप देखिए कि जो मूवमेंट्स और तारीखों की बात की जा रही थी वो ताहाल अब नहीं हो रही है। ये सिलसिला यहां पर आकर रुकता है। अब आइए दीगर शहर की जो दीगर बड़ी खबरें हैं, जरा उन पर भी गुफ्तगू कर लेते हैं ताकि सारे मामला को एक तरफ रख सकें। एक बड़ी अहम बात हुई है, और वो आप यकीनी तौर पर सोच रहे होंगे कि मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि कामरान किशोरी को आई लव यू किसने कहा है। अब मैं तो कहने से रहा, सही, अब वो कोई खातून वातून कह देती तो चले, अलग स्कैंडल बन जाता, लेकिन इन्हें आई लव यू कहा है कराची के मेयर मुर्तजा वहाब ने। जरा सुनिए। मेरे बड़े पौधे में भी बड़े आईनी सरबराह है वो सूबे का, और उम्र में मुझसे बड़े हैं, और जाती तौर पर मैं उनका एहतराम करता हूँ। तो कामरान भाई, आई लव यू एंड आई नो यू ऑल्सो लव मी, बट इट इज टाइम दैट बोथ ऑफ अस शो दैट वी कलेक्टिवली लव कराची एंड लव द पीपल ऑफ कराची। कलेक्टिवली वंस वी वर्क वी विल बी एबल टू इंशाल्लाह रिजॉल्व दीज इश्यूज। तो प्लीज, जो आपने ऐलान किया था, खुद किया था, पैसों वाला, इख्तियारात वाला, इदारों वाला, वो तमाम चीजें आप कर दें, बाकी मैं आपके साथ हूं इंशाल्लाह। अच्छा, अब इन्होंने मजाक बनाया हुआ या प्रेशर है। कामरान किशोरी साहब पर इन्होंने जहां तनकीद की, वहीं इन्होंने जेडीसी पर भी काफी तनकीद की, जफर अब्बास के शुतुरमुर्ग पर भी काफी तनकीद की। अच्छा, मैंने नहीं की है ये तनकीद, आप देख सकते हैं किसने की है। दोबारा ये क्लिप थोड़ा सा और सुनिए कि जिसमें वो शुतुरमुर्ग पर तनकीद कर रहे हैं, जरा सुनिए। सब अच्छे आदमी हैं, बार बार इज अ गुड गाय, मैं इनको जाती तौर पर जानता हूं, लेकिन चैरिटी करने से शहर के मसाइल हल नहीं होते मेरे भाई। केले बांटने से शहर के मसाइल हल नहीं होते। शुतरपुर कढ़ाइयाँ जो है ना, आईफोन जो है ना, वो इस शहर के मसाइल का हल नहीं है। उम्मीद और आसरा इस शहर का हल नहीं है। इस शहर का हल है कि हमें कुछ सख्त फैसले करने हैं। चले उनको गवर्नर साहब को एक चीज कह दें, वो जो चाइना कटिंग उनकी सियासी जमात ने की थी वो तो वापस करा दें। उनकी सियासी जमात तो उनकी सुनती होगी, तो यार वही वापस करा दें। अगर वो वापस हो जाएगी तो मैं समझता हूँ बड़ा भला इस शहर का हो जाएगा। अच्छा, अब मामला क्या कामरान टिसोरी 100 अरब रुपए दिलाने में कामयाब हो पाएंगे। 50 अरब से तो उन्होंने हाथ उठा लिया कि जनाब 50 अरब तो मैं नहीं दिला सकता। उन्होंने वजीर आला सिंध से कहा, जो मज़ार कायद पर गुफ्तगू हुई। ये मामला सीरियस नोयत का है, शुतुरमुर्ग हो या फिर दीगर मामला, तो उससे हटकर ये मामला संजीदा नोयत का मेरे भाई इसलिए है, उसकी वजह यह है कि इस सारे मामला को समझने की ज़रूरत है कि अगर ये मामला पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के पास इस वक्त बजट नहीं है, 100 अरब रुपए एक अमाउंट है, और वो अमाउंट किसी सूरत में इस वक्त ट्रांसफर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी बड़ी बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से इस पे, और ये आई लव यू, अब देखते हैं कि कामरान टिसोरी आई लव यू किस तरीके से इशारा करके कहते हैं। खैर, ये बात इसकी नहीं है, बल्कि इसकी है कि मुर्तजा वहाब अब इस पर रोजाना खेल रहे हैं और रोजाना की तारीख दे रहे हैं। जनाब आज 9 तारीख हो गई, जनाब 10 तारीख हो गई, जनाब 11 तारीख हो गई। अब तारीख पर तारीख आ रही है, लेकिन ये पैसा आता हुआ मुझे बज़ाहिर नजर नहीं आता है। तीसरी बड़ी खबर पर आते हैं, और तीसरी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध के अंदर मुजाहिरों का सिलसिला शुरू किया है, लेकिन सरकारी मुजाहिरे। और जब आपको पता है सरकारी मुजाहिरे हों तो फिर उस पर सवाल भी बहुत ज्यादा उठते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कैनाल के हवाले से बहुत ज्यादा दबाव था। गुज़िश्ता रोज़ आफाक अहमद साहब ने भी कहा कि जनाब आप यहाँ पर डबल पॉलिसी खेलते हैं, एक तरफ आप कैनाल पर दस्तखत करते हैं, दूसरी तरफ आप जो है वो कैनाल पर सपोर्ट की बात, आप कैनाल पर मुजाहिरों की बात करते हैं। समझ से वाला है कि क्या मामला आते हैं। अच्छा, इसी पर एक और अहम नुकता हुआ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी असेंबली में किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जनाब सिंध का पानी नहीं रुकना चाहिए, लेकिन क्या मुजाहिरे इस मसले का हल है? अब आए जो इनकी इत्तेहाद, यानी कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मुसद्दिक मलिक ने असेंबली के फ्लोर पर खिताब करते हुए कहा कि जनाब आप मुजाहिरों और एहतजाज और कैनाल की बात करते हैं तो आपके पास तो अक्सरियत है, तो आप जरा डिसअप्रूव कर दें, और जो अगर ज़मीनें दी गई हैं सिंध के अंदर, जो ज़मीनें दी गई हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए, तो आपके पास वहां पर इस वक्त अक्सरियत है, सिंध असेंबली के अंदर आप एक ताकत में रखते हैं, तो आप उन तमाम की तमाम ज़मीनों को खत्म कर दीजिए और मना कर दीजिए, जनाब हम कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ हैं। ये मुसद्दिक मलिक का स्टेटमेंट जरा सा सुनते हैं, एक सिर्फ 10 सेकंड का सुनिएगा। अगर आपकी ये बात ठीक है और आप किसी भी हुकूमत का फैसला वापस लेना चाहते हैं, आपके पास पूरा राइट है सर, आप पूरा एक हाउस का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, वापस ले लें सर, तो ये गुफ्तगू ही खत्म हो जाएगी। जब आप जमीन दे भी रहे हैं, वापस ले भी नहीं रहे हैं, और फिर मुझसे पूछ रहे हैं किसने दी, तो मैं इसका क्या जवाब दूं सर? ये बातें यहां पर हुई है। अच्छा, अब आइए और खबरों की तरफ। तो इसका मतलब यह है कि कैनाल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक सरकारी मुजाहिरे जरूर करेगी, लेकिन वो सरकारी मुजाहिरे उस तरीके से कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। वही चंद चेहरे, वही चंद मामलात, और जो सिंध के अंदर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दूरी है, मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके अंदर कोई बड़ा कदम इस वक्त उठा सकेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उन पर इल्जामात बहुत सारे हैं, और जब आपके ऊपर एक इल्जामात आए हो जाए तो फिर इस मामले को हल करने की आपको बहुत देर लगती है। एक और खबर पर आते हैं, और उसके साथ साथ दीगर मामला पर। अरमगान केस में पुलिस ने जो है वो अदालत ने
FIA को मजीद तफ्तीश के लिए जेल के अंदर FIA को हुक्म दिया कि जनाब FIA उसमें तफ्तीश कर सकती है। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है ना। अब वो उससे बिटकॉइन के हवाले से और उस हवाले से तफ्तीश कर कह रहे हैं। देखिए, ये माइनिंग मशीन जो होती है ना बिटकॉइंस की, ये एक प्रोपेगेंडा मुहिम जरूर हो सकती है। माइनिंग मशीन जो है वो इतनी आसानी से लग नहीं सकती, और माइनिंग मशीन लगाने के लिए आपको बहुत बड़ा सेटअप चाहिए होता है। और मैं जहां तक समझ पाया हूं वहां पर अरमगान के पास माइनिंग का या इसका इतना बड़ा सेटअप नहीं था। अब अगर बहरहाल वो उसको कहीं से साबित करना चाहे तो एक अलग बात है, लेकिन जाहिर है जब आप एक मुकदमे में फंसते हैं तो आपको दूसरे मुकदमे में फौरी तौर पर ले लिया जाता है। इसी तरीके से रफ्तार के मालिक फरहान मलिक का केस देख लीजिए। एक मुकदमे से उनको कहा जाता है कि जनाब रिहाई के इम्कान है, उसको जेल भेजा जाए। जेल भेजने की बजाय उनको, अब आप देखिए खुद साफ ही उसको कहा जा रहा है कि जनाब जेल भेज दिया जाए। जेल भेजने की बजाय FIA उनको अपने पास रखती है और एक नया मुकदमा दर्ज कर देती है, और वो है कॉल सेंटर का। सेम इसी तरीके से इस्लामाबाद में भी। अच्छा, पीका के हवाले से फिर पीका मैं, आपको याद होगा कि सिंध में मैं वाहिद शख्स हूं, हम वाहिद शख्स हैं कि जो सिंध में पीका के खिलाफ अदालत में गए। जब मैं बार बार इस बात का इजहार कर रहा था कि भाई इससे हम मुतासिर नहीं होंगे ज्यादा, हम सहाफ़ी हैं, हमें मालूम है कि हमारी हुदूद क्या है और हम हर खबर को देते हुए एहतियात करते हैं, लेकिन जब जो दूसरी साइड हैं, जो आम आवाम है, वो इस पे फंसेगी ज्यादा। अब देखिए खुद रजब भट्ट फंस गया इस पे, सही, रजब भट्ट पीका पे वजह। आप देखिए वो एक बंदे ने जो है वो पुलिस की एक वीडियो बनाई कि जनाब वो पार्किंग से गाड़ी उठाती थी पिंडी के अंदर, उसके ऊपर पीका डाल दिया गया। आप यहां पर फरहान मलिक को देखिए, जब फरहान मलिक साहब से हम बिल्कुल उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं, लेकिन जब हम पीका पर बात कर रहे थे तो फरहान मलिक साहब हो या इनके जैसे हजारों इस वक्त सहाफियों को आप देख लीजिए जो सिंध के, कोई हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। हम 2-3 लोग, मैं, अली सरवर और एक आदम, हम 3 लोग जाकर वहां अदालत में खड़े होते थे रोजाना, कोई आया ही नहीं। हम तो आवाम को कहते रहे कि भाई आओ 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 आओ, और आज निकल, आपको पीका के लिए निकलना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने डंपर पर बात की थी कि आपको आज नहीं कल डंपर के लिए निकलना पड़ेगा, जिस तरीके से आज वहां पर वो बच्चे की शहादत हुई है, जिस तरीके से उस मां की शहादत हुई है, आपको आज नहीं कल इस शहर के लिए निकलना पड़ेगा। यहां पर आप कब तक मरते रहेंगे, कब तक आपकी जिंदगियां इस तरीके से जीरन होगी, निकलना तो आपको पड़ेगा। अगर नहीं निकलेंगे तो फिर आपकी भी लाश किसी दिन पड़ी होगी, हो सकता है कल मेरी पड़ी हो, परसों आपकी पड़ी हो, किसी की भी पड़ी हुई होगी, और फिर ये जुल्म इसी तरीके से जारी रहेगा। खैर, मैं जरा किसी और मौजू की तरफ चला गया। एक और नुक्ते पर आते हैं और एक और बड़ी खबर की तरफ आते हैं। एक खबर जो हुआ ये कि अल्ताफ हुसैन साहब ने एक ट्वीट किया था, और वो ट्वीट था, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट की थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से उन्होंने दरख्वास्त की थी कि खुदारा रमज़ान के महीने में आप तमाम लोगों को माफ़ी का ऐलान करते हैं और तमाम लोगों की बातचीत सुने और बातचीत सुन के बाद मसले का हल करें। इनकी इस ट्वीट को इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया, जिसके बाद बहुत सारी चेमागोइयाँ शुरू हो गई। अच्छा, चेमागोइयाँ इस तरह से शुरू हुई कि इमरान रियाज खान इस वक्त क्योंकि लंदन पहुंच चुके हैं, वो यहाँ से भागते भागते लंदन पहुंच चुके हैं। अच्छा, जब वो लंदन पहुंचे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब क्या इन दोनों के दरमियान कोई राब्ता हुआ है, और ये इन्होंने इसको ट्वीट किया है, तो क्या दोनों के दरमियान कोई अलग सलग हुई है। अच्छा, दोनों के दरमियान मैं आपको बता देता हूं कि ज़ाहिर MQM का एक बड़ा मिजाज ये रहा है कि MQM सहाफ़ियों से हमेशा राब्ते में रहती है, और चाहे उनके इख्तलाफात जितने भी हो वो राब्ते में, जो पुरानी वाली MQM की बात मैं कर रहा हूँ, वो राब्ते में ज़रूर रहती थी। और अल्ताफ हुसैन साहब जो है ना वो राब्ते में ज़रूर रहते हैं तमाम सहाफ़ियों से, खुद बता खुद वो राब्ते में रहते हैं, चाहे उनके मुखालफत के लोग क्यों, अगर उनके मुखालफत में खबर भी चलाएंगे ना तो वो उनसे राब्ते में ज़रूर रहते हैं। तो वो राब्ते में जब रहते हैं तो ज़ाहिर है उनका राब्ता यहाँ पर भी था, वहाँ पर भी उनके राब्ते हुए, लेकिन मुलाकात की मेरे पास अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं आ सकी है। जो बहुत सारे लोग इस पर चमगोइयाँ कर रहे थे कि जनाब ये है सिलसिला, तो सहाफ़ियों में अभी जो सोलंकी साहब थे, वजीर इत्तलात भी बने, उनसे भी वजीर इत्तलात बनने से 2 दिन पहले उनके साथ राब्ता था, उनके घर जाकर उन्होंने बाकायदा बिरयानी खाई थी। तो वो उनका राब्ते हैं, लेकिन इस राब्तों में क्या तेजी आती है और क्या ये तहरीक इंसाफ के राब्तों की तरह राब्ते होंगे और यहाँ पर दोनों के दरमियान आगे चलकर कोई बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई गुफ्तगू अभी तक नहीं हुई है। लेकिन उस ट्वीट के बाद से बहुत सारी गुफ्तगू और बातें सारी चलना शुरू हो गई हैं। अब उसमें हकीकत क्या है या क्या मामला है वो एक अलग बात। आखिरी खबर की तरफ आते हैं। वीलॉग बहुत बड़ा हो गया और मैं समझता हूँ कि मुझे अंदाजा है कि बहुत ज़्यादा हो गया। बलूचिस्तान में आज फिर जगह जगह मुजाहिरे होते रहे, सरियाब रोड पर मुजाहिरे होते रहे, BNP कोयटा के अंदर मुजाहिरे होते रहे, दीगर शहरों के अंदर मुजाहिरे होते रहे। आज बलोच यकजहती कमेटी अदालतों में रही और BNP यानी कि जो कि अख्तर मेंगल की पार्टी है वो ज़्यादातर प्रेस क्लब और दीगर जगहों पर मुजाहिरों में रही। आज उन्होंने तकरीबन कोयटा के तमाम जगहों पर उन्होंने मुजाहिरे किए। कराची का मुजाहिरा उन्होंने अलबत्ता नहीं किया हैरत अंगेज़ तौर पर, मगर आज कराची में जो है वो सिमी दीन बलोच जो कि गिरफ्तार की गई हैं MPO के तहत। पहले उन्हें कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरे के वक्त गिरफ्तार किया गया था, फिर उसके बाद कल उनकी जमानत हुई थी, लेकिन उनको अदालत के हाथे से गिरफ्तार कर लिया गया था। जब अदालत के हाथे से उनको गिरफ्तार किया गया था तो MPO के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आज उनकी इस MPO की गिरफ्तारी को चैलेंज कर दिया गया है, 1 महीने तक की इनकी गिरफ्तारी रखी गई है। सेम एज इट इज महारंग बलोच की गिरफ्तारी को भी चैलेंज कर दिया गया है। तो महारंग बलोच के हवाले से भी वहां अदालत पे अब देखते हैं कि अदालत क्या फैसला देती है। उनकी गिरफ्तारी को भी चैलेंज किया गया है। तो सिमिलरली जो सब जगहों पर गिरफ्तारियों को चैलेंज किया गया है, आज अदालत के हाथे में भी बड़ा माहौल गर्म रहा कराची के अंदर। कुछ वीडियोस मेरे पास आई हैं कि जिसमें खवातीन जो है वो बाकायदा कह रही है कि आए हमें यहाँ से गिरफ्तार करें, हम गिरफ्तारियां देंगे। तो ये मामला ताहाल अभी तक हॉट है। दूसरी तरफ
इतलात ये आ रही हैं कि शायद ईद से कबल जाफर एक्सप्रेस जो कि 11 मार्च के हमले के बाद से बंद थी, इतलात ये आ रही हैं कि मुमकिन तौर पर जल्द जाफर एक्सप्रेस को दोबारा से खुलने की बात की जा रही है। एक और खबर जो आई है वो ये है कि बड़ी उसमें अभी तक इस बात की कंफर्मेशन नहीं हो सकी, लेकिन बीएलए ने किसी खातून की तस्वीर जाहिर की है लड़की की कि जिसने अभी तुरबत के कोई सुसाइड अटैक किया, उसकी भी अभी तक इतलात हमारे पास कंफर्मेशन नहीं आ रही है। अच्छा, क्योंकि मैं बात कह रहा हूँ कि जब बहुत सारी प्रोपेगेंडा वॉर होती है ना, तो बहुत सारा प्रोपेगेंडा चल रहा होता है, तो हमें उसमें चीज़ों को ज़रा फिल्टर करना पड़ता है कि क्या वाकई में ये प्रोपेगेंडा मुहिम है या फिर रियलिटी में है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम चेक कर आप तक देते हैं। कोशिश हमारी होती है कि खबर को तस्दीक के बाद में, तो उसकी वाकई की तस्दीक मेरे पास क्योंकि नहीं हो सकी, तो मैं इसको अभी फिलहाल यहीं पर रुकता हूँ। जब तस्दीक होगी कि जनाब हाँ ये हुआ था और इस तरीके से हुआ था और इस तरह से हुआ था, तब हम उसकी तस्दीक कर सकते हैं। अलबत्ता उसके पहले तस्दीक नहीं कर सकते। अलबत्ता बलूचिस्तान में गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। खास तौर पर ये जो पूरा वाकया रोनुमा हुआ था जाफर एक्सप्रेस का, इसकी तहकीकात अभी तक जारी है और इस तहकीकात ने मुख्तलिफ लोगों को, और एक लफ्ज़ हमने कराची की अंदर बहुत ज़्यादा एक ज़माने में सुना था, सहूलतकार। तो वो जो सहूलतकार होते हैं ना, वो याद है जब वो तकरीरें होती थी और उसमें जो जो लोग भी तकरीर में तालिब आते थे, हाँ भाई ये सहूलतकार है, तो वो सहूलतकार का वर्ड फिर एक बार हमारे जहन में आया। और इस वक्त जो है वो जो मुख्तलिफ लोगों ने जाफर एक्सप्रेस पर सहूलतकारी के काम किए, उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। तो बलूचिस्तान में एक तरफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और तीसरी तरफ जाफर एक्सप्रेस के हवाले से भी चीज़ों को देखा जा रहा है।